दूरदर्शन देखने वाले सभी किसान भाइयों को सौरभ शर्मा का नमस्कार। स्वस्थ पशु समृद्ध किसान, परजीवी नियंत्रण बने हिंदुस्तान की पहचान। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं जो पशुपालन, किसान की आय और पशुओं की सेहत तीनों से सीधा जुड़ा है। विषय है पशुओं में परजीवी नियंत्रण का महत्व। अक्सर छोटे छोटे परजीवी पशुओं की सेहत, दूध उत्पादन और विकास पर बड़ा असर डालते हैं। सही समय पर पहचान, बचाव और उपचार से न केवल पशुओं को स्वस्थ रखा जा सकता है बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत की जा सकती है। आज इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय लुवास हिसार से पशु चिकित्सा के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर जय भगवान जी को। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। नमस्कार सौरभ जी। सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को आप सरल भाषा में यह बताइए कि परजीवी क्या होता है। बहुत अच्छा सवाल है आपका सौरभ जी। पशु परजीवी वे छोटे जीव होते हैं जो कि बड़े पशुओं के ऊपर, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, उसके ऊपर, उसके शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर रहते हैं और उनसे उनका पोषण और खून को चूसते हैं, जिस कारण पशुओं में बहुत ज़्यादा बीमारियां आ जाती हैं। उनके दूध देने की क्षमता घट जाती है और मांस देने वाले जो जैसे भेड़ है उनकी ऊन की गुणवत्ता भी घट जाती है और मांस जो वृद्धि होती है उनके अंदर वृद्धि बहुत ज़्यादा उनकी रुक जाती है। और परजीवियों के कारण बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि बवेशियसिस है, थिलेरियोसिस है, सर्रा बीमारी है, इनको वो फैलाते हैं। जैसे अंदर खून की बीमारी भी होती है, कोई अंदरूनी बीमारी भी होती है, अंदरूनी बीमारी भी होती हैं, त्वचा की बीमारियां भी होती हैं, दोनों प्रकार की बीमारियां होती है। मुख्य रूप से पशु परजीवी दो प्रकार के होते हैं। बाहरी परजीवी जिसमें जुएं होती हैं, चीचड़ होते हैं, और आंतरिक परजीवी जो कि पशु के पेट के अंदर, लीवर के अंदर और आंत के अंदर मिलते हैं। पशुओं में परजीवी नियंत्रण क्यों जरूरी है? पशुओं में परजीवी नियंत्रण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो परजीवी होते हैं वो पशु का खून चूसते हैं और खून के अलावा जो पशु के शरीर में अन्य पोषक तत्व होते हैं उनको भी वो चूस लेते हैं, जिस कारण पशु कमज़ोर हो जाता है, उनकी उत्पादक क्षमता कमज़ोर हो जाती है और उनकी वृद्धि रुक जाती है। इस वजह से और भी बहुत सारी उनमें दिक्कतें आ जाती हैं, बीमारियां फैलती हैं। इसलिए पशु के अंदर परजीवी नियंत्रण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा महत्व। पशुओं में जो प्रमुख परजीवी हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? जैसा कि मैंने बताया आपकी दो प्रकार के मुख्यतः परजीवी होते हैं, बाह्य परजीवी और आंतरिक परजीवी। बाह्य परजीवियों में जिसको हम अपना चीचड़ बोलते हैं, जुएं होती हैं, और आंतरिक परजीवी में फीताकृमि होते हैं, गोलकृमि होते हैं, जो कि पेट के पशु के पेट के अंदर और लीवर में और आंत में पाए जाते हैं। ये जो परजीवी होते हैं ये पशुओं की सेहत और दूध उत्पादन में क्या प्रभाव डालते हैं? किस प्रकार से ये प्रभावित करते हैं पशुओं को? जो भी परजीवी हैं वो पशु को बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा उनका रोल है। वो बीमारियां भी फैलाते हैं। एक पशु को, जैसे स्वस्थ पशु है, अगर वो बीमार पशु से रोग लेके उसको दूसरे स्वस्थ पशु में फैला देते हैं और पशु को बीमार कर देते हैं, जिसके कारण पशु का दूध भारी मात्रा में कम हो जाता है, घट जाता है। सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है इनका? सेहत पे बीमारी फैलाते हैं। जैसे अगर हम आदमियों की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं हम, जैसे मच्छर मलेरिया फैलाता है, डेंगू फैलाता है। इसी तरह से इनमें जो एक थिलेरिया नाम की बीमारी होती है वो फैलाते हैं। एक बवेशिया नाम की बीमारी होती है, सर्रा नाम की बीमारी होती है, जिसमें पशु अनीमिक हो जाता है, पशु कमज़ोर हो जाता है, पशु जिसको कहते हैं हम सूखना पड़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से बीमारियां ये फैलाते हैं पशु के अंदर, जिससे अगर पशु ज़्यादा अगर उपचार नहीं किया जाए तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है। जो बाहरी परजीवी होते हैं उनसे पशुओं को कैसे बचाया जा सकता है? डॉक्टर साहब, जैसे आप एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान पर काम कर रही है, जहाँ से अनेक प्रकार के डॉक्टर्स निकल रहे हैं, वेटनरी डॉक्टर्स निकल रहे हैं, तो यदि आप वहाँ पे उनको बताते होंगे कि बाहरी जो परजीवी हैं उनसे हम पशुओं को कैसे बचाव किया जा सकता है उनका? बाह्य परजीवियों से बचाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो पशु को जहाँ पे हम उसको बांधते हैं, जिसको हम पशु बाड़ा बोलते हैं, उसकी साफ़ सफाई का विशेष महत्व है। उसके बाद अगर परजीवी का प्रकोप अगर पशु के ऊपर हो जाता है तो हमें पशु के ऊपर, जो शरीर के ऊपर दवाई लगवानी पड़ती है, जिसमें इंजेक्शन आते हैं जो कि पशु चिकित्सक की सहायता से
लगवाए जाते हैं। इसके अलावा जहाँ पे हम पशु को बांधते हैं, अक्सर किसान क्या करता है कि पशु के शरीर के ऊपर तो दवाई का छिड़काव करवा लेता है या उसको इंजेक्शन लगवा लेता है, लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ टाइम के बाद, खासकर गर्मी के मौसम में जैसा कि अभी चला हुआ है, तो उसमें क्या हो जाता है कि कुछ दिन के बाद, 20 या 25 दिन या 1 महीने के बाद दोबारा से जो पशु है वो संक्रमित हो जाता है। उसका मुख्य कारण ये होता है कि जहाँ पे हम पशु को रखते हैं वहाँ पे उनके जो छोटे छोटे अंडे, जो कि जिनमें से बाद में जो लार्वा जिसको हम बोलते हैं वो निकल जाते हैं और वो दोबारा से पशु के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसके बाद पशु दोबारा से संक्रमित हो जाता है। इसी तरह से हमें, अगर हम उनका कंट्रोल करना चाहते हैं तो पशु के ऊपर भी दवाई का छिड़काव करना पड़ेगा, दवाई या इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो पशु को हम जहाँ पे बाड़े में बांधते हैं वहाँ उसको भी, उस एरिया को भी पूरी तरह से जो परजीवी मुक्त करना पड़ेगा, तभी हम उससे बच सकते हैं, नहीं तो वो कुछ दिन के बाद दोबारा से उसके ऊपर आ जाते हैं। चलिए, ये तो बाहरी परजीवियों की बात है। यदि आंतरिक जो परजीवी हैं, अगर पशुओं के अंदर आंतरिक परजीवी प्रवेश कर जाते हैं तो उसके क्या लक्षण है? कैसे पता लगाएं कि इनके अंदर आंतरिक परजीवी प्रवेश कर चुके हैं? आंतरिक परजीवी का जो मुख्य लक्षण होता है, अगर हम छोटे कटड़े बछड़ों की बात करते हैं तो उनमें उनका पेट फूल जाता है, पेट बड़ा हो जाएगा, और जो है कुछ परजीवियों में उनको जैसे दस्त लग जाते हैं, बार बार दस्त, जो पतला गोबर करना जिसको हम बोलते हैं, दस्त लग जाते हैं, और पशु की ग्रोथ रुक जाती है, जो विकास है उसका, वृद्धि है जो, वो रुक जाएगी। वो जैसे कोई कटड़ा या बछड़ा होगा तो वो 6 महीने का, लेकिन लगेगा ऐसे जैसे 2 या 3 महीने का है, तो इस तरह से। और उनके जो गोबर होगा, जो उसके अंदर बदबू आएगी, स्मेल आएगी, और उसके अंदर कई बार जो फीताकृमि हैं वो हमें दिखाई भी दे जाते हैं गोबर के अंदर। तो जैसे आप जिस यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं, लाला लाजपत राय, जो बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है, यदि ऐसे कुछ पशुओं में ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं, ऐसे परजीवी बीमारी फैलती है, तो आपका विश्वविद्यालय किस प्रकार से कार्य करता है? सिर्फ बताता है जाकर के, या उसके उपचार में भी कुछ मदद करता है? नहीं, वो उपचार में भी मदद करता है। जैसे हमारा क्या रहता है कि जो फील्ड लेवल पे एक्सटेंशन की ट्रेनिंग्स होती हैं, जिन ट्रेनिंगों में हमारी जो एक्सपर्ट हैं वो जाते हैं और वो बताते हैं किसान को, फार्मर को ये बताते हैं कि आपको उनसे कैसे रख रखाव करना है। और जैसे ही कटड़ा जब बछड़ा जन्म लेता है तो उसको 7 दिन से 10 दिन के अंदर अंदर उसको कृमि मुक्त जो डीवर्मर जिसको बोलते हैं, कृमिनाशक दवाई देनी होती है, दी जाती है। उसके बाद एरिया के हिसाब से पशु चिकित्सक सलाह देता है कि भाई हर 3 महीने में, 6 महीने में उसका कृमि मुक्त की उसको दवाई देनी पड़ती है, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। जैसे ही बड़ा हो जाता है तो फिर उसको 6 महीने से कि हर 6 महीने में एक बार उसको दवाई देनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, आपका विश्वविद्यालय कुछ ट्रेनिंग कैंप्स भी लगाता है बच्चों को तैयार करने की, या फील्ड में बाहर जाकर? हाँ जी, ट्रेनिंग्स कैंप भी लगाए जाते हैं। हमारी 7 दिन की ट्रेनिंग होती है जिसको डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग बोलते हैं, जहाँ पे हमारे अलग अलग विभाग के एक्सपर्ट हैं, मेडिसिन के, सर्जरी के, गायनी के, पशु प्रजनन के, अलग अलग वो लेक्चर लेते हैं और वो बताते हैं उनसे जुड़ी हुई समस्याएं, कौन कौन से रोग हैं, खाने पीने में पशु को क्या देना चाहिए। तो वो 7 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जो कि हमारे जो मेन कैंपस है उसमें भी ट्रेनिंग दी जाती है, और हमारे जो हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र हैं या पशु विज्ञान केंद्र हैं जो डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में है, वहाँ पे भी ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती है यूनिवर्सिटी। ये जो परजीवी नियंत्रण है, इनसे पशुओं की आयु रक्षा कैसे बढ़ती है? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब बच्चा, बछड़ा या बछड़ी जब जन्म लेता है, अगर वो स्वस्थ होगा, कृमि मुक्त होगा, तो उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो मजबूत होती है। वो कोई भी रोग, उसको कोई भी बैक्टीरियल, वायरल या कीटाणु विषाणु की कोई भी बीमारी है उसको जल्दी से नहीं पकड़ेगी। लेकिन अगर उसका शरीर में ग्रोथ उसकी प्रॉपरली नहीं होगी, और जो ये परजीवी हैं मुख्य रूप से ये क्या करते हैं कि जो शरीर के पोषक तत्व लेते हैं, और साथ में पशु को अनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। तो जैसे ही शरीर कमज़ोर होगा तो कोई भी बीमारी आराम से आके उसको पकड़ लेगी पशु को, ठीक है, और उस कारण वो मृत्यु का कारण भी उसका बन जाएगा। लेकिन जब पशु का शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा, उसमें उसकी आयु रक्षा बढ़ेगी, फिर लंबी टाइम तक वो जीवित रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो यदि कोई पशु गर्भावस्था में है और उस समय परजीवी उसमें प्रवेश कर जाते हैं, तो जो परजीवी नियंत्रण है उसका क्या महत्व हो सकता है उस समय पर? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये भी गर्भावस्था में क्या होता है कि पशु के अंदर जो बच्चा जन्म लेता है, अगर पहली बात तो अगर हम शुरू से बात करते हैं, अगर परजीवी हो गए पशु के अंदर, तो वो टाइम पे गर्भ धारण भी नहीं करेगा पशु, क्योंकि उसका शरीर कमज़ोर है, उसकी जो विकास की दर है वो रुकी होती है। उसका एक प्रॉपर बॉडी वेट चाहिए गर्भाधान के लिए, पशु का एक प्रॉपर मसल मास, बॉडी मास चाहिए है, वो उसको अचीव नहीं हो पाता है अगर उसके अंदर परजीवी होगा। तो गर्भावस्था में अगर हम
परजीवी अगर पशु के अंदर आ जाते हैं तो कुछ परजीवी ऐसे हैं कि जो मादा से, जैसे पशु से, गाय या भैंस से, उसके बच्चे में भी चले जाते हैं। ठीक है, उसके बच्चे में चले जाएंगे तो जैसे ही बच्चा कटड़ा पैदा होगा तो वो फिर कमज़ोर हो जाएगा। और कुछ परजीवी ऐसे भी हैं जिसकी वजह से जो गर्भपात भी हो जाता है पशुओं के अंदर, बच्चा भी गिरा देता है, जिसको हम बोलते हैं कि अच्छा। बच्चा गिरा देगा, गर्भपात का भी कारण बनता है। सेम जैसे इंसानों के साथ होता है ऐसा ही। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा ये बात। तो जैसे ही पशु जब जन्म लेने के बाद जब आएगा बच्चा, कटड़ा या कटड़ी, तो वो स्वस्थ होगा अगर हम उसका गर्भावस्था में उसकी डिवर्मिंग पशु की करेंगे। ठीक है, और जो पशु जो है ब्याने के बाद अच्छा दूध देगा वो, और दूध की गुणवत्ता भी अच्छी होगी। इसलिए गर्भावस्था में भी कृमि नियंत्रण या परजीवी नियंत्रण बहुत ज़्यादा जरूरी है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया, आधे प्रश्न का जवाब आपने पहले दे दिया कि बरसात या गर्मियों में जी जी ये जो परजीवी होते हैं इनकी बढ़ने की आशंका ज़्यादा होती है। इनका खतरा इन मौसम में क्यों बढ़ जाता है? जैसे बरसात हो रही है, गर्मी हो रही है, तो क्यों बढ़ता है इनका खतरा? बरसात में तो क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट है, अपना वातावरण है, उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है उसके अंदर। और नॉर्मली क्या होता है कि गिल्ली ज़्यादा ज़मीन रहती है तो उसमें ज़्यादा वो पनपते हैं। ठीक है, इसी तरह से गर्मी है, गर्मी के सीजन में भी ये ज़्यादा पनपते हैं। और जो सर्दी है, जो सर्दी का सीजन है, जो उसमें क्या होती है कि ये मतलब मर जाते हैं। ठीक है, सर्दी में जैसे हम नॉर्मल भी देखते हैं अपने घरों में भी, जैसे मक्खी मच्छर हैं वो सर्दियों में कम हो जाते हैं। तो वो इसी तरह से इनकी भी पॉपुलेशन जो है बरसात में और गर्मी में ज़्यादा होती है। जैसे यदि साफ सफाई रखी जाए और इनके रहने की व्यवस्था, पशुओं के रहने की व्यवस्था ठीक हो, तो क्या संभव है कि परजीवी नियंत्रण किया जा सकता है? हाँ, इसका साफ सफाई का बहुत ज़्यादा रोल है इसके अंदर। अगर जो पशु जो को जहाँ पे हम बांधते हैं उसके अंदर उनका जो गोबर है, पेशाब है, भारी मात्रा में गंदगी होगी तो उसमें ज़्यादा पनपेंगे वो। मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, डांस मक्खी है, ठीक है, जो चीचड़ हैं, ये बहुत ज़्यादा उसमें होते हैं। तो साफ़ सफाई का विशेष महत्व है इसमें। किसान भाइयों को चाहिए कि कम से कम 2 बार उसको अच्छे से, जो पशु बाड़ा है उसकी सफाई करनी चाहिए, और दिन में पशुओं को बाहर धूप में बांधना चाहिए ताकि उसको सूखा रखना चाहिए, ताकि जो सूखा रहेगा ना, जितना ज़्यादा सूखा रहेगा उसके बाद हम उसमें दवाई का छिड़काव करना है। महीने में 1 बार कम से कम उसमें दवाई का छिड़काव करो। कीटनाशक दवाई आती है जो कि पशु चिकित्सक की सहायता से हम उसमें किसान भाई उनके परामर्श से बताएंगे भी इतनी दवाई इतने पानी के अंदर डालनी है और इसका छिड़काव करना है। तो इसमें अगर हम काफ़ी हद तक इसको हम रोक सकते हैं अगर हम साफ़ सफाई रखेंगे। लेकिन कृमिनाशक जो है, कीटनाशक जो दवाई है, उसका उपयोग भी करना ज़रूरी है। ये नहीं है कि वे हम ये सोचेंगे कि भी पानी से या जो गोबर पेशाब है उसको पूरी तरह से हटा के कृमियों को हम ख़त्म कर सकते हैं, साथ में हमें दवाई का भी उपयोग करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जैसे मैं भी किसी गांव से बिलोंग करता हूं, तो हमारे यहाँ भी पशुओं को बांधते हैं। खुले में भी बांधा जाता है, अंदर भी बांधा जाता है, और समय समय पर जो गोबर है, पेशाब है, वो वहीं पड़ा रहता है। तो इसमें कई बार हम डॉक्टर, जो आसपास के जो डॉक्टर होते हैं उनको बुलाते हैं। इसमें 2 प्रकार के उपचार मैंने देखे हैं, एक देसी उपचार और वैज्ञानिक उपचार। इसमें क्या अंतर है? देखो जी, क्या है कि देसी उपचार तो हम जैसे मान लो नीम की पत्तियाँ होगी, कई बार नीम की पत्तियों का छिड़काव करते हैं, या घास को जला के उसको मत भगाते हैं, तो वो इतना ज़्यादा कारगर इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए जो प्रॉपर उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी ज़रूरी होती है। अगर हम आंतरिक कीटाणुओं की बात करते हैं, परजीवी की बात करते हैं, तो उसके लिए जो गोबर होता है पशु का, वो लैब के अंदर उसकी प्रॉपरली जांच करवा लेनी चाहिए कि कौन किस प्रकार का परजीवी है। ठीक है, उसके बाद जैसे गोलकृमि बताया मैंने, फीताकृमि बताया है, कुछ फ्लूक्स होते हैं, लीवर फ्लूक होते हैं, तो उनकी दवाइयाँ भी उसी प्रकार से अलग अलग हो जाती हैं। तो इसलिए उनकी जांच करवा के दवाई देनी ज़रूरी है। बात है कि वैज्ञानिक पद्धति का डॉक्टर की सलाह से, गोबर की जाँच से ही इलाज उसका करवाना चाहिए। आप अगर थोड़ी मात्रा में है तो देसी उपचार कर सकते हो साथ साथ में थोड़ा बहुत, लेकिन जो वैज्ञानिक पद्धति को हम नहीं छोड़ सकते। जैसे किसानों को कितने दिन बाद पशुओं की डीवॉर्मिंग या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? जैसे ही बछड़ा या बछड़ी जन्म लेता है तो उसके 7 से 10 दिन के अंदर अंदर उसको हमें पेट के कीड़ों की दवाई या जूनों की दवाई जिसको हम बोलते हैं, वो हमने दे देनी चाहिए। उसके बाद 6 महीने तक का जब तक वो रहता है तो हर महीने उसकी हमने पेट के कीड़ों की दवाई देनी है। फिर उसके बाद
अगर हम बड़े पशु की बात करते हैं तो हर 6 महीने में बदल बदल कर दवाइयाँ देनी चाहिए पशु चिकित्सक की सलाह के ऊपर। दवाई का क्या रहता है कि दवाई मान लो एक दवाई हम लंबे अंतराल तक यूज करते हैं तो उसमें जो परजीवी है उसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाता है उसका, वो अपने आप को उसके प्रतिरोधक बना लेता है, वो उसके ऊपर काम करना बंद कर देती है टाइम के हिसाब से। तो इसलिए बदल बदल के जो हैं जो डिवर्मर हैं वो यूज करने चाहिए पशु चिकित्सक से डिस्कस करके। तो क्या अगर घर में जैसे कोई पशु बंधा है और उसके ऊपर ये परजीवी जो है प्रवेश कर जाते हैं और हम उनके आसपास हैं, तो क्या ये इंसानों तक भी फैल सकती है बीमारी? हाँ, जो बीमारियां पशुओं से इंसानों में आती हैं उनको हम जूनोटिक डिजीज बोलते हैं, जूनोटिक बीमारियां बोलते हैं। जूनोटिक को क्या कहते हैं हिंदी में जी? जूनोटिक पशुजन्य रोग। पशुजन्य रोग क्योंकि उनका ओरिजिन जो है वो पशुजन्य रोग है। पशुओं से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पशुओं से इंसानों में आती हैं, तो वो हम उनको जेनेटिक बीमारियां बोलते हैं। ठीक है जी। जैसे बाह्य परजीवी की अगर हम बात करते हैं तो बाह्य परजीवी पशुओं में जो त्वचा होती है उसके ऊपर खाज खुजली जख्म संक्रमण पैदा कर देता है, जिसको हम खुजली की बीमारी बोलते हैं। तो वो अगर इंसान या फार्मर उसके संपर्क में आता है तो उसको भी उसके होने के बहुत ज़्यादा चांसेस उसके होते हैं, जो चीज़ को हम पशुजन्य रोग बोलते हैं। जी, जो परजीवी नियंत्रण है इससे किसानों को आर्थिक लाभ भी हो सकता है? परजीवी नियंत्रण से किसानों को बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ होता है। अगर पशु स्वस्थ नहीं होगा, उसके ऊपर परजीवी होंगे तो पशु की ग्रोथ, पशु का उत्पादन, पशु के उत्पादन में दूध देना पशु का, और जो मांस के लिए जो हम पशु पैदा करते हैं जैसे भेड़ है, बकरी है, ठीक है, उनकी ग्रोथ नहीं होती पूरी तरह से। ग्रोथ नहीं होती तो मतलब उनका वजन कम रहेगा, जितना वजन कम होगा तो उसका उत्पादन नहीं मिलेगा। दूध देने वाला पशु है जो, तो वो दूध बिल्कुल उसका कम हो जाएगा। अगर पशु में परजीवी है तो वो समय पर नए दूध नहीं होगा, बांझपन की समस्या जिसको हम बोलते हैं वो उसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि जो परजीवी हैं खून चूसने के अलावा पोषक तत्व भी लेते हैं शरीर से, अलग पोषक तत्व हैं जो वो लेते हैं। तो जैसे एनिमल को हम खिला रहे हैं, हम एनिमल को या पशु को अपनी तरफ से अच्छा खल है, बिनोला है, चूरी है, सब खिला रहे हैं, लेकिन अगर उसके अंदर परजीवी हैं तो वो परजीवी उसका जो पोषक तत्व हैं वो लेंगे और जो पशु है उसके शरीर में नहीं लगेंगे वो। और उसके अलावा जब पशु बीमार हो जाता है तो दवाई का खर्चा, इलाज का खर्चा, ठीक है, तो वो भी बचत होएगी, उससे वो भी बचत होती है अगर हम परजीवी का नियंत्रण पूरी तरह से करते हैं तो इसमें दूध का उत्पादन, मांस का उत्पादन, पशु के समय पर नए दूध होना, ठीक है, गर्भपात ना होना उसमें, तो इसमें तो सीधा आर्थिक लाभ है पशु उसको, फार्मर को, किसान को इस चीज़ का। अब आप हमारे किसानों को ये भी बताइए कि यदि शुरुआती लक्षण को कैसे पहचानें? यदि पशुओं में कुछ अलगपन दिख रहा है, पशु कुछ अलग हरकत कर रहा है घर में, या उसको कोई मतलब आलस है या किसी प्रकार की कोई बीमारी है, तो वो लक्षण कैसे पता करे किसान कि शुरुआती लक्षण क्या होते हैं इसके परजीवी के? जो बाह्य परजीवी की अगर हम बात करते हैं तो अगर जब ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो वो किसान को दिख जाते हैं, चिचड़ जो होते हैं वो दिख जाते हैं, जुए हैं वो उसको बाहरी परजीवी तो दिख ही बाहरी जाएंगे, परजीवी दिख जाते हैं, ठीक है। भारी परजीवी स्किन में जो त्वचा है उसके अंदर संक्रमण करते हैं, घाव होते हैं जिसके अंदर खून भी निकलने लग जाता है, तो वो पशु उसको दिखाई दे जाए। पशु के अंदर बेचैनी रहती है, पशु आराम से बैठता नहीं है, पशु बेचैनी रहती है, बार बार खुजाएगा, किसी चीज़ को, शरीर को रगड़ने की कोशिश करेगा वो, ठीक है। और कुछ बीमारियां हैं जैसे थिलेरिया बीमारी है, ब्रुसेल्ला बीमारी है, इसमें पशु को बुखार आ जाता है, बहुत तेज़ बुखार आता है, तो वो बुखार जब पशु को आएगा तो वो खाना पीना अपना बंद कर देगा, ठीक है। इसके अलावा पशु को दस्त लग जाते हैं, पेचिस जिसको बोलते हैं, दस्त लग जाते हैं, बार बार पतला गोबर करेगा वो, और जिसके कारण उसकी दूध देने की क्षमता घट जाएगी, गोबर से गंध आएगी, बदबू आएगी गोबर से, और कई बार कीड़े उसके अंदर हमें दिखाई देते हैं। और पशु का पेट फूल जाता है, जो छोटा, खासकर जो छोटे कटड़े बछड़े हैं उनका पेट फूल जाता है, और कई बार गर्दन के नीचे सोजिश आ जाती है जिसको बोटल जा कंडीशन बोलते हैं, गर्दन के नीचे पूरी मतलब वो सूज जाएगी गर्दन उसकी। तो ये मुख्य रूप से जो परजीवी हैं उनके लक्षण इस तरह से किसान भाई पता लगा सकते हैं। जैसे स्किन की भी प्रॉब्लम हो जाती है, त्वचा में घाव बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं, खुजली हो जाती है, खून का स्त्राव होने लग जाता है उनके अंदर से। देखिए डॉक्टर साहब, जैसे दवा है, वैज्ञानिक उपचार लगा लीजिए, देसी उपचार लगा लीजिए, इनकी दवाएं मिलती हैं, तो वो दवाएं कहाँ से उपलब्ध हो सकती हैं? अलग अलग स्टोर्स बने हैं, आपका विश्वविद्यालय भी दवाएं उपलब्ध करवाता है या कोई स्टोर्स के बारे में जानकारी देता है, कुछ ऐसा?
नॉर्मली स्टोर्स हैं होते हैं कुछ वहाँ पे जो हॉस्पिटल में, तो हमारे जो इमरजेंसी केसेस आते हैं जो क्योंकि वहाँ पे 24 आवर की सर्विस रहती है, तो जो इमरजेंसी में कोई केस आता है तो उसके लिए तो वहाँ पे दवाइयाँ उपलब्ध हैं। लेकिन अगर हम परजीवी नाशक की इनकी बात करते हैं हम, तो ये हमारे जो स्टोर्स हैं वहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगी। और जो हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर जो पशु चिकित्सालय जो होते हैं, जो गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल जिनको हम बोलते हैं, वहाँ पे जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो जो कीटनाशक हैं, ये पशु परजीवी के लिए जो डीवर्मर हैं, ये उपलब्ध करवाते हैं। अंत में आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस विषय पर? अंत में किसान भाइयों को यही संदेश दूंगा कि अपने पशुओं को परजीवी नियंत्रण के लिए टाइम टाइम पर डीवर्मर, जो पेट के आंतरिक कीड़ों के लिए दवाइयां हैं, उनको वो देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जो बाह्य उनके परजीवी हैं उनके लिए भी दवाई लगवाना ज़रूरी है। और जो पशु को जहाँ पे हम रखते हैं, जो पशु बाड़ा है, उसका नियंत्रण के लिए भी हमें दवाई का, कीटनाशक दवाई का छिड़काव करेंगे, तभी हम कीटनाशक परजीवियों से पूर्ण रूप से अपने पशुओं को मुक्त कर पाएंगे। तभी हमें आर्थिक रूप से हम किसान को सुदृढ़ बना पाएंगे, तभी हमारा अच्छा दूध की उत्पादकता होगी और उसकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा बढ़िया होगी। तो ये थे डॉक्टर जय भगवान लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार से, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी सवालों के बड़े सटीक जवाब दिए, बड़े लाभदायक जवाब दिए। और मेरा भी आप सभी से एक संदेश है कि ये जो परजीवी नियंत्रण है, यह केवल एक उपचार नहीं है, बल्कि एक बेहतर पशुपालन और एक किसान की समृद्ध कुंजी है। और इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब ने जो पशुपालन, जो पशुओं में परजीवी नियंत्रण पर आप सभी को जवाब दिए, आशा है आप सभी के लिए लाभदायक होंगे। अगले कार्यक्रम में मिलते हैं। नमस्कार।